कहते हैं कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। लेकिन सोचिए, जब इंसान के पास ना आधुनिक मशीनें थी, ना बिजली और ना ही वैज्ञानिक लैब्स, तब भी हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने ऐसे ऐसे रहस्यमय आविष्कार कर डाले जिनको देखकर आज का आधुनिक विज्ञान भी विडंबना में है। क्या सचमुच हजारों साल पहले इंसान के पास वो ज्ञान था जो हमारी समझ से कहीं आगे था? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रहस्यमय आविष्कारों की जिनके राज आज तक पूरी तरह नहीं खोले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास की इस रहस्यमय यात्रा को। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन सभ्यताओं के लोग कितना आगे तक सोच सकते थे? आज से 2000 साल पहले ग्रीस के एक छोटे से टापू के पास समुद्र में डूबी एक रहस्यमय मशीन मिली, जिसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इस मशीन को कहा जाता है एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। कहा जाता है कि यह दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इसे किसने और क्यों बनाया? 1901 में ग्रीक गोताखोर एंटिकीथेरा द्वीप के पास समुद्र में एक डूबा हुआ जहाज देख रहे थे। उस जहाज से उन्हें मूर्तियां, बर्तन और गहनों के साथ मिला कांसे और लकड़ी का बना एक अजीब संयंत्र। पहली नज़र में ये जंग लगा हुआ कबाड़ लगा, लेकिन जब विशेषज्ञों ने इसका अध्ययन किया तो सब दंग रह गए। इस यंत्र में गियर, डायल और जटिल डिस्क लगे थे। एक्सरे स्कैनिंग से पता चला कि ये साधारण मशीन नहीं बल्कि एक खगोलीय कैलकुलेटर है। ये ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, यहाँ तक कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तारीखें भी बता सकता था। सोचिए, वो काम जो आज के सुपर कंप्यूटर करते हैं, वही 200 साल पहले ये मशीन कर रही थी। लेकिन बड़ा सवाल है, इतनी उन्नत तकनीक उस समय कैसे संभव थी? क्या प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ और खगोलविद वाकई ही इतना आगे थे, या उन्होंने कहीं से ये ज्ञान हासिल किया था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये मशीन आर्कमिडीज जैसे महान विशेषज्ञों की देन हो सकती है, तो कुछ इसे खोई हुई सभ्यताओं की तकनीक बताते हैं। आज एंटिकाइथेरा का सिर्फ 30% हिस्सा ही हमारे पास है। बाकी हिस्सा समय और समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गया है। कई वैज्ञानिक इस मशीन की प्रतिकृति भी बना चुके हैं, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये मशीन अकेली थी या प्राचीन दुनिया में ऐसी और भी तकनीक मौजूद थी? बगदाद बैटरी। सदियों पहले जब दुनिया में बिजली का नामो निशान भी नहीं था, रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे एक ऐसा राज दबा था जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है, जिसे देखकर लगता है कि 2000 साल पहले ही बिजली की ताकत को जानता था। यानी हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जिसका जिक्र किताबों में नहीं मिलता। 1938 में इराक के बगदाद में एक पुरातत्वविद को मिट्टी में दबी हुई अजीब सी वस्तु मिलती है। पहले नज़र में यह एक साधारण मिट्टी का बर्तन लगता है, लेकिन इसके अंदर एक तांबे का सिलेंडर और बीच में धसी हुई लोहे की छड़ थी। यह चीज़ देखने में छोटी सी थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा राज छिपा था कि जब वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया तो उनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने जब इसमें कोई एसिडिक लिक्विड जैसे नींबू का रस, अंगूर का रस या सिरका डाला तो यह बिजली पैदा कर सकती थी। यानी यह असली बैटरी की तरह काम करती थी। लेकिन आखिर इस बैटरी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? कुछ मानते हैं कि इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी सोना चांदी चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ धार्मिक चमत्कार दिखाने का साधन थी। एक सिद्धांत यह भी है कि शायद इसका उपयोग चिकित्सा में बिजली के झटके देने के लिए किया जाता था। लेकिन कुछ रहस्यवादी और वैकल्पिक इतिहासकार मानते हैं कि यह तकनीक इंसानों की नहीं थी, यह हमें किसी खोई हुई सभ्यता या शायद एलियंस ने दी थी। सोचिए, अगर 2000 साल पहले ही इंसान बिजली को नियंत्रित कर सकता था, तो फिर और कौन सी तकनीकें थी जो समय की धूल में खो गई? क्या हमारी सभ्यता उतनी प्राचीन नहीं जितनी हमें सिखाई जाती है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा रहस्यमयी और उन्नत थी? रोमन कंक्रीट। करीब 2000 साल पहले जब आधुनिक मशीनें, तकनीक और केमिकल्स मौजूद नहीं थे, तब रोमन साम्राज्य ने ऐसी इमारतें बनाई थी जो आज भी सलामत खड़ी हैं, जबकि आधुनिक गगनचुंबी इमारतें 100 से 150 साल में दरकने लगती है। रोम का पैंथियन, दुनिया का सबसे बड़ा बिना स्टील सपोर्ट वाला कंक्रीट का गुंबद। कोलोसियम, जहां हजारों दर्शक बैठते थे। और समुद्र किनारे बड़े बड़े रोमन हार्बर्स भी अब तक खड़े हैं। आधुनिक कंक्रीट पानी और हवा के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, लेकिन रोमन कंक्रीट
समय के साथ और मजबूत होता गया। असल में रोमन कंक्रीट का राज उसकी सामग्री में छिपा है, जो कि ज्वालामुखी की राख, चूना और समुद्री पानी से बनी है। जब ये सब मिलते थे तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती थी, जिसे आज पोज़ोलेनिक रिएक्शन कहते हैं। यानी दरारें पड़ने के बाद भी ये मिश्रण खुद ब खुद भर जाता है। वैज्ञानिक इसे सेल्फ हीलिंग कंक्रीट कहते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने रोमन कंक्रीट का बारीकी से अध्ययन भी किया और पाया कि इसमें मौजूद चूने के छोटे छोटे कण पानी से प्रतिक्रिया करके दरारों को सील देते थे। यानी ये कंक्रीट जिंदा थे, जो टूटने के बाद खुद को ठीक कर लेते थे। यही कारण है कि 2000 साल पुरानी दीवारें और पुल अब भी खड़े हैं, जबकि हमारी आधुनिक इमारतें कुछ ही दशकों में गिरने लगती हैं। अब दुनिया भर के इंजीनियर और वैज्ञानिक इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में बनने वाली इमारतें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सालों तक टिकी रहें। यानी रोमनों ने हमें हजारों साल पहले ही टिकाऊ इमारतों का फॉर्मूला दे दिया था। दमस्कस स्टील। आपने फिल्मों और कहानियों में चमकती हुई, बेहद धारदार और लहरदार पैटर्न वाली तलवारें देखी होंगी, जिन्हें एक बार में ही लोहे की ढाल तक काट देने वाली बताया जाता है। इन्हें दमिश्क स्टील वाली तलवारें कहा जाता है। दमिश्क स्टील कोई साधारण धातु नहीं थी। यह स्टील मध्यकालीन समय में इतनी खास थी कि इसकी तलवारें सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक कला मानी जाती थी। इन पर बनने वाले लहरदार पैटर्न, जिन्हें आज हम वाटर्ड पैटर्न या फ्लोविंग पैटर्न कहते हैं, इन तलवारों को और भी रहस्यमय बना देते थे। इतिहासकार मानते हैं कि दमिश्क स्टील का उद्गम भारत और श्रीलंका में हुआ, जहां वुड स्टील बनाया जाता था। यह स्टील अरब व्यापारी लेकर सीरिया के शहर दमिश्कस पहुंचे और वहां से इसे दमिश्क स्टील कहा जाने लगा। इसकी तलवारें बेहद धारदार होती थी। कहा जाता है कि दमिश्क तलवार इतनी तेज होती थी कि रेशम का कपड़ा हवा में गिराकर उसे दो हिस्सों में काट देती थी। और ये तलवारें टूटती नहीं थी, बल्कि लचीलापन इतना था कि फिर सीधी हो जाती थी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इस प्राचीन तलवारों का अध्ययन किया तो पाया कि इसमें नैनो वायर और कार्बन नैनो ट्यूब जैसी संरचनाएं मौजूद थी। उस जमाने में न तो माइक्रोस्कोप थे और ना ही आधुनिक लैब। तब कारीगर ये अद्भुत धातु कैसे बना लेते थे। हालांकि 13वीं से 18वीं सदी तक दमिश्क स्टील का दबदबा रहा, लेकिन धीरे धीरे इसकी तकनीक गुम हो गई। माना जाता है कि भारत से आने वाला असली वुड स्टील धीरे धीरे दुर्लभ हो गया और जिन कारीगरों के पास इसका रहस्य था, उनकी कला समय के साथ खत्म हो गई। माया कैलेंडर। माया सभ्यता आज से हजारों साल पहले मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास के क्षेत्रों में फैली थी। ये लोग न सिर्फ शानदार आर्किटेक्चर बनाते थे, बल्कि खगोल, गणित और कैलेंडर बनाने में भी अद्भुत ज्ञान रखते थे। माया खगोलविद इतने सटीक थे कि वो चंद्रमा और सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी पहले ही कर देते थे। माया लोगों ने कैलेंडर को अलग अलग चक्रों में बांटा था। उनके अनुसार समय कभी नहीं रुकता, बल्कि एक चक्र पूरा होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। इनके मुख्य रूप से 3 कैलेंडर सबसे मशहूर है। तिजोक इन, यह 260 दिन का धार्मिक कैलेंडर है। हाप्स, यह 365 दिन का सौर कैलेंडर है। लॉन्ग काउंट कैलेंडर, इसमें लाखों सालों का विशाल चक्र है। यही लॉन्ग काउंट कैलेंडर है जिसने दुनिया भर में हलचल मचाई थी। इस माया कैलेंडर का चक्र 21 दिसंबर 2012 को समाप्त हो रहा था। कई लोगों ने मान लिया था कि इसका मतलब है कि इस दिन दुनिया खत्म होने वाली है। उस समय पूरी दुनिया में डर और उत्सुकता का माहौल फैल गया था। उस समय कई लोगों को लगा कि उल्का पिंड धरती से टकराएगा, तो कहीं कहा गया कि सूरज से अजीब ऊर्जा निकलकर सब कुछ खत्म कर देगी। लेकिन हुआ क्या? 21 दिसंबर 2012 आया और दुनिया हमेशा की तरह चलती रही। असल में माया कैलेंडर ने दुनिया के अंत की भविष्यवाणी कभी की ही नहीं थी, बल्कि उसका मतलब था कि यह एक बड़ा समय चक्र खत्म हो रहा है और नया युग शुरू होने वाला है। यानी 2012 का दिन दुनिया के अंत का नहीं, बल्कि नए परिवर्तन का प्रतीक था। लेकिन माया लोग इतने सटीक कैलेंडर कैसे बना पाए? क्या उनके पास कोई रहस्यमय ज्ञान था, या फिर यह सब केवल उनकी गणितीय प्रतिभा का खेल था? शायद इसका जवाब कभी न मिले। और यही अनसुलझा रहस्य माया कैलेंडर को इतिहास का सबसे डरावना और रहस्यमय अध्याय बना देता है।